लेमार्किज्म हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो लेमार्किज्म क्या है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये जैव विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। लेमार्किज्म जो है ये जैव विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा कि जैव विकास से रिलेटेड अलग अलग थ्योरी दी गई हैं, जिसमें कि एक है आपका लेमार्कवाद है। लेमार्कवाद एक है आपका लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद ये है, और जो है फिर डार्विनवाद है, और फिर जो है उत्परिवर्तनवाद। ये तीन प्रमुख हैं। तो हम लोग इन तीनों में अभी देख रहे हैं लेमार्कवाद क्या है। ये लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है ये 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक 1809 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था फिलॉसफिक जूलॉजिक। पुस्तक का क्या नाम था? फिलॉसफिक जूलॉजिक उस पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक का नाम था फिलॉसफिक जूलॉजी। इसमें इन्होंने जो है ये दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जीवों एवं इसके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। कह रहा है कि अधिक उपयोग आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें अधिक अंगों का विकास होता है, क्या होता है जिसमें अधिक अंगों का विकास होता है। ये काम नहीं कर रहा है, अब लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अधिक अंगों का विकास होता है, जिसमें अधिक अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। कर है आगे कि इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है। वंशानुगति मतलब इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। एक जनरेशन से फिर दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर जाते हैं। कह रहा है कि जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए कर रहा है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना। यहाँ जिराफ बता रहा है कि जिराफ का गर्दन जो है पहले छोटा था, फिर घास वगैरह ये पहले खाता था। जैसे जैसे घास की कमी होने लगी तो वो फिर जो है घास से बड़े पौधों को खाने लगा। ये छोटे पौधे ख़त्म हो गए तो फिर जो है इससे बड़े पौधे जो बचे उसको गर्दन ऊंचा करके खाने लगा। फिर ये सारे पौधे ख़त्म हो गए तो इससे बड़े पौधों को वो खाने लगा। तो आस्ते आस्ते क्या है कि इसकी गर्दन जो है बढ़ती गई। तो इस तरह से जो है गर्दन बढ़ती गई और जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हुआ, और उसके सारे जनरेशन में लंबे गर्दन वाले ही आने लगे। इस तरह से ये लेमार्किज्म का सिद्धांत दिया गया कि अधिक यूज होने से वो अंग जो है विकसित होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते चले जाते हैं। कर रहे हैं उपार्जित लक्षणों के अध्ययन, जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किए गए हैं उसको बता रहा है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को टोटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को क्या कर रहा है? ये टोटोलॉजी ये बता रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर जो है जैव विकास के सिद्धांत डार्विनवाद। डार्विनवाद को डार्विनिज्म कहते हैं।
कह रहा है कि जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये काफ़ी पॉपुलर है। कह रहा है कि डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। इनका जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में। कह रहा है कि 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। क्या बता रहा है? प्रचुर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या बता रहा है। कह रहा है कि अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय आपस में ही, अंतरजातीय अलग अलग जातियों में या प्रावरणीय होते हैं। कह रहा है कि खाने के लिए जो है आपस में ही दो जीव जो है आपस में ही, मान लीजिए दो कुत्ता है तो आपस में ही खाने के लिए भिड़ गया। अंतरजातीय शेर बकरी जो है आपस में खाने के लिए भिड़ा। या पर्यावरणीय, ये कह रहा है कि मान लीजिए भूकंप आ गया, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो गई, बाढ़ आ गया, तो इस तरह से जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। कह रहा है कि दो सजातीय, दो एक ही जाति के, मान लीजिए दो कुत्ते हैं, जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। कह रहा है कि ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कह रहा है कि दो एक ही जाति के भी होगा फिर भी उसमें डिफरेंस होगा। कह रहा है कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, कुछ लाभदायक होती है जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। कह रहा है कि जीवों में क्या कर रहा है कि ये जो विभिन्नताएं हैं वातावरणीय दशा के अनुकूल होने पर, क्या कर रहा है, जीवन में जो ये विभिन्नताएं हैं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं और उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होते रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। अब आ रहा है नौ डार्विनवाद, इसको बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। इसमें बता रहा है कि डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद की जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया, जिसे नौ डार्विनवाद कहा जाता है। इनके अनुसार किसी जाति के कई कारणों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारण क्या है? पहला है विविधता, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है प्रकृति वर्ण, तीसरा क्या है? प्रकृति वर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पेज में जो है क्या है। अब नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा है यहाँ पे चौथा कारण इसमें ये दिया हुआ है। चौथा कारण ये बता रहा है, चौथा कारण है ये जनन है, जनन करे। इस प्रकार नौ डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। अब तीसरा आ रहा है उत्परिवर्तनवाद, जिसको म्यूटेशन कहते हैं।
कह रहा है कि यह सिद्धांत वस्तुतः हांगो डी व्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत की 5 प्रमुख तत्व निम्नवत है। पहला बता रहा है, पहला क्या कर रहा है कि नए जीवों की प्रकृति लक्षणों में छोटी छोटी व स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या इसमें बता रहा है, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि यह इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तक लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। तीसरा बता रहा है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा देख रहे हैं हम लोग, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक परिवर्तन होती है। पांचवा क्या बता रहा है, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा, उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या दिया हुआ है, नोट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उपपरिवर्तन कहलाता है। तो ये तो हो गई हमारी जैव विकास से संबंधित। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अनुवांशिकी जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वेट करेंगे।